अध्याय 49। जीवन खत्म करने वाला हथियार। नीलामी अच्छी है। उसने अचानक महसूस किया कि उसकी निगाहें एक पल के लिए तीव्र हो गईं, जैसे उसे उसकी सहानुभूति महसूस हो रही हो। वैसे भी, मुझे परेशान मत करो। उसने उसे समझने के लिए शब्दों का उच्चारण किया, अपने चेहरे का मुखौटा थोड़ा सा हटाया और उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए कॉस्मिक वर्ड गेज का इस्तेमाल किया। किसी कारण से उसे लगा कि वह गुस्से में थी और उसकी नज़रें शत्रुतापूर्ण थी, हालांकि वह जल्द ही शांत हो गई। उसने उसके मुंह से पढ़ा, मुझे आपकी गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे परेशानी में मत डालो। और अवाक रह गया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या उसे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वह पहले उसे बार बार क्यों घूर रही थी। कहने की जरूरत नहीं, उसमें उसे यह कहने का साहस था कि वह उसके लिए परेशानी पैदा न करे। वह सचमुच साहसी थी। बहरहाल, उसने उसे बता दिया था कि वह क्या चाहता था और उसे लगा कि उसे परेशान न करने के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। उसने आह भरी, भले ही वह यहाँ का बच्चा था, फिर भी उसे ऐसा क्यों लगा जैसे वह वही थी जो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करती थी। वह जानता था कि शायद वह उसे पहले ही पहचान चुकी थी और इसीलिए वह उसे देखती रहती थी। यही कारण है कि उसने एक पल के लिए भी अपना मुखौटा हटाकर उसे जवाब देने में संकोच नहीं किया। उसने सोचा कि किस चीज़ ने उसकी पहचान खत्म कर दी। क्या उसने उसे उसकी ऊंचाई से पहचाना? आखिरकार उसकी आभा को महसूस करने के लिए नगण्य होना चाहिए। या क्या उसने किसी तरह उसके कपड़ों के नीचे क्वांटम डार्कनेस का आवरण देखा था? जैसे ही उसने ये सोचा, उसे लगा कि वह वास्तव में एक विकृत व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। नीलामी का दूसरा चरण अब शुरू होगा। नीलामकर्ता बदल गया था और उसका स्वर पहले से अधिक गंभीर था। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना उसने घोषणा की, पहला सामान लाओ। जैसे ही दो आदमी भूरे रंग का चमड़े का बक्सा पकड़े हुए मंच के पास पहुंचे। क्लिक करें। एक क्लिक के साथ उनमें से एक ने धीरे से बॉक्स खोला और अंदर की सामग्री से एक अंधेरा और भयावह एस्पर निकाला। यह एक ब्लेड था। महंगी रूबी लाल भैंस की खाल से लिपटे सिरेमिक से बने एक काफी लंबे, पतले ब्लेड ने दर्शकों का स्वागत किया। इसके उस्तरे नुकीले बिंदु ने इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया है जो अपने दुश्मनों को क्रूर गति से मार गिराना चाहते हैं। ब्लेड के नुकीले, थोड़े मुड़े हुए क्रॉस गार्ड ने एक आदर्श वजन संतुलन सुनिश्चित किया, जिससे चिकनी और सटीक स्विंग की सुविधा मिली। क्रॉस गार्ड के प्रत्येक तरफ सादे कुंडलियां सजी हुई हैं, जो कई हथियारों पर एक सामान्य विशेषता है। मामूली रत्नों से सुसज्जित एक बड़ा पोमेल हथियार को सुशोभित करता है। इससे अधिक असाधारण कोई भी चीज बेकार लगती। अपनी सादगी के बावजूद ब्लेड पर कोई निशान या नक्काशी नहीं थी। ऐसे अलंकरण बहुत महंगे माने जाते थे, यहाँ तक कि राक्षसों के लिए भी। उत्कीर्णन जादुई थे और हथियार की ताकत को कई गुना बढ़ा देते थे। कुछ विशेषज्ञ जालसाज किसी हथियार में विशेषताएं भी जोड़ सकते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इस ब्लेड का उपयोग एक बार राक्षस सेना में एक उच्च श्रेणी के दुष्ट भिक्षु द्वारा किया गया था। राक्षस को कबीले द्वारा भगाया गया था और उसका सामान वापस लाया गया था। उत्सुक दर्शकों के लिए आगे बढ़ने से पहले जानकारी को खत्म होने देते हुए वह रुकी। इस ब्लेड में विरोधियों की जीवन शक्ति को कुछ हद तक खत्म करने और अंधेरे तत्व का उपयोग करके शरीर और आत्मा दोनों को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। अंधेरे तत्व वाले ओझाओं के लिए एक बहुत बड़ा हथियार। नीलामीकर्ता दर्शकों में ओझाओं की प्रत्याशित निगाहों को देखकर मुस्कुराया। इसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन नेडेन होगी। 100 लाख, 15 मिलियन, 25 मिलियन, 40 मिलियन। जमकर बोलियां लगी। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, ये स्पष्ट था कि उनमें से लगभग सभी उस ब्लेड को चाहते थे। एक उच्च श्रेणी के राक्षस द्वारा एक बार इस्तेमाल किया गया ब्लेड निस्संदेह असाधारण था। जीवन खत्म करने वाले प्रभाव का तो जिक्र ही नहीं, यह अंधकार तत्व वाले ओझा की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। भीड़ में मौजूद अति अमीर लोगों को भड़काने के लिए नीलामीकर्ता ने जानबूझकर हथियार की कीमत इतनी कम रखी। ओलिवर केवल असहाय होकर इन लोगों द्वारा उठाई जा रही बेतुकी रकम को बिना नजरें झुकाए सुन सकता था। बेशक,
वह भी उस ब्लेड को खरीदने में दिलचस्पी रखता था लेकिन नहीं खरीद सका। जीवन समाप्त करने वाली संपत्ति काफी दुर्लभ थी। अगर वह किसी तरह उस हथियार को हासिल करने में कामयाब हो जाता तो उसे भविष्य में बहुत मदद मिलती। यह मूल रूप से एक हथियार था जो भविष्य में जीवन को खत्म करके कुछ संभावनाओं तक बढ़ सकता था। इस तरह के विकास प्रकार के हथियार बेहद दुर्लभ थे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस नीलामी में उन्हें एक हथियार मिल सका और वे इसे स्वयं उपयोग करने के बजाय इसे बेचने के लिए भी तैयार थे। यह अजीब था। क्या उस हथियार में केवल सीमित क्षमता थी? संभवतः यही मामला था, अन्यथा कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि इसे नीलामी में बेच सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक कुएं की तली में मेढक था और थोड़ा शर्मिंदा था। पहले वह काफी खुश और गौरवान्वित था कि वह 13 मिलियन नेडेन कमाने में कामयाब रहा और उसे लगा कि इससे उसे नीलामी में कुछ खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन अब इन लोगों द्वारा बिना कुछ लिए करोड़ों की रकम जुटाने की बात सुनकर वह संदेह में पड़ गया। उसे लगा कि शायद आज इस नीलामी में उसे कुछ भी खरीदने का मौका न मिले। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे बैठकर उनके पास जो चीजें हैं उन्हें तो देखना चाहिए। अंत में उसने आह भरी और वापस अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ गया और शांति से ओझाओं की उत्तेजित आवाजें सुनता रहा। उनकी उम्मीदें टूट गईं लेकिन वह अभी भी नीलामी घर द्वारा उनके लिए लाई गई चीजों को देखने के लिए रुके थे। मिस्टिक पर्च कबीला वास्तव में बेहद समृद्ध है। केवल एक आकस्मिक हथियार जिसे उन्होंने नीलामी में रखा था, उसने पहले ही इतना पैसा जुटा लिया है। जब तक किसी के पास ताकत थी, पैसा कमाना केवल समय की बात थी। उसने अपने कुल के बहुमूल्य खजाने के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके भाई बहन सचमुच भाग्यशाली थे। यदि वे कड़ी मेहनत करते हैं और मजबूत होते हैं, तो उनका पालन पोषण कबीले के सर्वोत्तम संसाधनों द्वारा किया जाएगा। नादिया इसका प्रमुख उदाहरण थी। जब उसने सोचा कि भविष्य में उसे उससे 10 गुना लाभ कैसे प्राप्त होगा तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बस, रेड माउंट का ब्लेड अब 42 नंबर का है। नीलामीकर्ता की तेज आवाज ने ओलिवर को उसके विचारों से वापस ला दिया। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना लेकिन जाहिर तौर पर रेड भिक्षु का ब्लेड लगभग 100 मिलियन नेडेन में बेचा गया था। ओलिवर ने उसे अगला आइटम पेश करते हुए सुना तो खुद ही हंसा। अगला आइटम एक शक्तिशाली भूत प्रेत भगाने की तकनीक है। इसे मोटे नाम से जाना जाता है, प्रेडेटरी रिवर मेथड, एक ऐसी तकनीक जो औजारों का उपयोग करने में विशेषज्ञता रखने वाले ओझाओं के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। जब वह अगला भाग पढ़ रही थी तो वह उत्साहित लग रही थी। ये तकनीक प्रसिद्ध युद्ध ओझा बार्सिया डार्बी की शिक्षा से विकसित की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वह राक्षस क्षेत्र में चुनौतियों की तलाश के लिए निकली है। आगे बढ़ते हुए इस तकनीक ने नाम सुनते ही ओलिवर के कान खड़े हो गए। बार्सिया डार्बी। कहानी खत्म। अलविदा।